संसद ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक पारित किए। संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक, दूरसंचार विधेयक और प्रेस तथा आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक को भी स्वीकृति दी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, शीतकालीन सत्र निर्धारित अवधि से एक दिन पहले समाप्त। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से राजनीतिक व्यवहार में दिव्यांगजनों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमला में सेना के 3 जवान शहीद, 3 अन्य घायल। और पर्ल में भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 297 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित किए। राज्यसभा ने इन तीनों विधेयकों को आज मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। इन विधेयकों में एफआईआर से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और फैसले तक की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल रूप में करने का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने न केवल पुराने कानूनों का नाम बदला है, बल्कि ये नए विधेयक सजा देने के बजाय न्याय दिलाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। आज मैं जो 3 बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मान्यवर, ये तीनों बिलों का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, न्याय देने का है। न्याय का विचार, हमारे भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अम्ब्रेला टर्म, न्याय शब्द में गुनाह करने वाला और विक्टिम, जिसको गुनाह के कारण भुगतना पड़ा है, दोनों को समाहित कर एक संपूर्ण कल्पना न्याय की करी है। भारतीय दर्शन के न्याय को हमने इसके अंदर स्थान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार ये नए कानून भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों की आत्मा भारतीय है और पहली बार भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संविधान में बनाए गए कानूनों से संचालित होगी। संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी और राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। सर्च कमेटी पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में थी, अब लॉ मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में हो जाएगी और 2 सेक्रेटरी उसके सदस्य होंगे। बिल के क्लॉज 10 में हमने ऑफिशियल अमेंडमेंट का प्रस्ताव आपके समक्ष है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी हो जाएगी और क्लॉज 15 में रूल्स नोटिफाई करके निर्धारित करेंगे, अधिसूचित करेंगे कि उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होगा। एक क्लॉज 15A, सीईसी और ईसी अपनी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे तो ऐसे प्रकरणों में उन पर कोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं, ये प्रोटेक्शन होगा। संसद ने दूरसंचार विधेयक 2023 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज कुछ संशोधनों के साथ विधेयक का अनुमोदन किया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका लक्ष्य सेवाओं और नेटवर्क सहित दूरसंचार क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार लाना है। विधेयक में दूरसंचार सेवाओं के विकास, विस्तार और प्रचालन संबंधी कानून में संशोधन करते हुए इसे मजबूती प्रदान करने के उपाय किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका लक्ष्य दूरसंचार क्षेत्र में बदलाव लाना है।
संसद ने प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 भी पारित कर दिया है। लोकसभा ने आज इसे मंजूरी दी और राज्यसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। इसमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है और उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। मोदी की सरकार की गारंटी है कि मीडिया का फ्रीडम ऑफ प्रेस और उनका सेफगार्ड करना ये हमारी प्राथमिकता है और प्राथमिकता रहेगा। अभिव्यक्ति की आजादी यहाँ पर हर व्यक्ति की भी है और हमारे यहाँ पर प्रेस की तो अभिव्यक्ति की आजादी और उनको लिखने का स्वतंत्र अधिकार है सर, और आगे भी रहेगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र निर्धारित अवधि से एक दिन पहले समाप्त हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन ने 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। श्री बिरला ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही 74% कामयाब रही। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में श्री बिरला से मुलाकात की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और कुछ विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे राजनीतिक व्यवहार में दिव्यांगजनों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करें। राजनीति में सुगमता और समावेशिता के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन आयोग ने आज दिशा निर्देश जारी किए। आयोग ने कहा कि दिव्यांगजनों को राजनीतिक व्यवहार में न्याय और सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी कि वे अधिक संख्या में दिव्यांगजनों को सदस्य और कार्यकर्ता के रूप में शामिल करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा के प्रयोग के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा है। श्री राहुल गांधी ने 22 नवंबर को दिए एक भाषण में पॉकेटमार शब्द का इस्तेमाल किया था। न्यायालय ने कहा कि बयान सही नहीं था और निर्वाचन आयोग से राहुल गांधी को जारी नोटिस पर 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने को कहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुड़ी और उनकी पत्नी को 3 साल कैद और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर को निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए दोनों को 1 करोड़ 75 लाख रुपए के आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के थाना मंडी क्षेत्र में सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमले के दौरान 3 जवान शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हुए हैं। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार पुंछ के थाना मंडी के डेरा की गली क्षेत्र में तीसरे पहर सेना के 2 वाहनों पर आतंकियों ने हमला किया। अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को दी गई मौत की सजा के विरुद्ध कोर्ट ऑफ अपील में याचिका दायर की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में बताया कि कतर की कोर्ट ऑफ अपील में 3 सुनवाई हो चुकी हैं और दोहा में भारतीय राजदूत को सभी 8 कर्मियों से मुलाकात की सुविधा दी गई। कनाडा के मुद्दे पर श्री बागची ने आशा व्यक्त की कि कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करने वाले उग्रवादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा में उग्रवादियों, आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों को दी गई आजादी एक बड़ा मुद्दा है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। पंजाब में विकसित भारत संकल्प यात्रा से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
भले ही पंजाब ठंड की चपेट और घने कोहरे की चादर में लिपट रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग पूरे उत्साह के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में आकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल कर रहे हैं। राज्य में अभी तक 1,66,000 से अधिक छोटे कारोबारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ पा चुके हैं। बोगा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे ऐसे ही कुछ लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने विचार साझा किए। रविंद्र कुमार, हमारे पास भी कोई भी रोजगार करने के लिए पैसा नहीं था, थोड़ा बहुत सब्जी ले रहा था मैं। जब से मेरे को 10,000 मिला, मैंने एक तो अपना काम भी बढ़ा लिया और घर का गुजारा भी बहुत बढ़िया चल रहा है। इसके लिए मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नाम राजकुमार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम आई थी 10,000 रुपया मैंने लिया था, उससे मेरे परिवार का गुजारा चल सका। मैंने काम किया शुरू, क्लियर करने के बाद मैंने फिर 20,000 रुपया लिया। मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। उषा कौर जशन के साथ मैं शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार जालंधर। मेरा युवा भारत पोर्टल पर युवाओं का पंजीकरण 26 लाख को पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पोर्टल का शुभारंभ किया था। ये पोर्टल युवाओं को व्यापार, सरकारी विभागों और अलाभकारी संगठनों में विभिन्न कार्यक्रमों और सीखने के अवसरों के साथ जोड़ता है। भाजपा ने विधायक किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की। श्री देव उप मुख्यमंत्री अरुण साव का स्थान लेंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 359 अंक बढ़कर 70,865 अंक पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 105 अंक बढ़कर 21,255 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 83 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $79.40 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN.1 के तेजी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस नए रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है और मौजूदा टीके इससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। JN.1 चीन, ब्रिटेन, भारत और अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में पाया गया है। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके पक्ष में 40 और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान अनीता श्योराण को 7 वोट मिले। वे बृजभूषण शरण सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें यौन शोषण सहित गंभीर आरोपों के कारण पद छोड़ना पड़ा था। इस बीच 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद कुश्ती छोड़ने की घोषणा की है। मुंबई में भारत के साथ एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 219 रन बनाए। पूजा वस्त्राकर ने 4, स्नेह राणा ने 3 और दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 1 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। पर्ल में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 297 रन का लक्ष्य दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन बना लिए हैं। दोनों ही टीमें श्रृंखला में एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। जम्मू संभाग के डोडा जिले में भद्रवाह घाटी के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में भक्तों ने आज अक्षत कलश यात्रा में भाग लिया। भद्रवाह खंड से शुरू हुए ये कलश चिनाब क्षेत्र के तीनों जिलों के हर इलाके में जाएंगे और फिर राम मंदिर के मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 22 जनवरी को होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में आंगनवाड़ी सह शिशु गृह पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की देश भर में 17,000 शिशु गृह खोलने की योजना है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि शिशु देखरेख स्व सहायता समूहों और सहकारी संघों में कार्यरत महिलाओं के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक पारित किए। संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक, दूरसंचार विधेयक और प्रेस तथा आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक को भी स्वीकृति दी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, शीतकालीन सत्र निर्धारित अवधि से 1 दिन पहले समाप्त।
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से राजनीतिक व्यवहार में दिव्यांगजनों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले में सेना के 3 जवान शहीद, 3 अन्य घायल। और पर्ल में भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 297 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।